हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट थ्री का ये पार्ट 2 है। जैसे सेट 3 वाला ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर था इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर किए थे, जहाँ पे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप, ये सारे क्वेश्चंस को। तो अभी फ़िलहाल ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक है वो, उस पर आप क्लिक करोगे और उसके बाद स्क्रॉल करके एकदम बॉटम में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका सारा ही मॉडल पेपर, यानी कि सेट 1 सेट 2 और सेट 3 वो सब कुछ और सबके ही सारे पार्ट्स। अब जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। 15th क्वेश्चन है जहाँ पे दो पार्ट में ये क्वेश्चन है ए और बी करके, तो पहले ए को देख लेते हैं। और एक और चीज़ कि 15th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो जैसे आप दो में से एक अटेम्प्ट करोगे, ये चीज़ मैं आपको इंस्ट्रक्शंस में बताई हूँ। जैसे ये पार्ट ए है, तो फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो फ्रिक्शन जो है वो यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी होता है, आपको एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो पहले उसके प्रोस लिख सकते हैं एंड देन कॉन्स लिखेंगे। तो जैसे उसके क्या क्या यूजेस हैं, तो फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा पेंसिल और पेपर के बीच में तो हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम लोग लिख पाएँ कोई भी चीज़। देन ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली वी आर एबल टू वॉक ऑन द अर्थ, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग अर्थ के सरफेस पे चल पाते हैं। देन लाइटनिंग ऑफ मैचस्टिक इज़ पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग मैचस्टिक को भी तो नहीं जला पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से ही वो उसके ऊपर रब होने से रुकता है और इस वजह से ही फिर वो बर्न होता है। देन इफ़ फ्रिक्शन वुड हैव नॉट बीन बिटवीन ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स एंड व्हील्स देन ब्रेक वुड नॉट वर्क, यानी कि अगर जो व्हीकल्स हम लोग चलाते हैं अगर उनके व्हील्स और ब्रेक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो कभी भी ब्रेक जो है वो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारे हो गए क्या, इसके यूजेस। नाउ हार्मफुल कैसे है, तो ऑब्जेक्ट्स वियर हो जाते हैं, टियर होते हैं, और जैसे कि स्क्रू है, बॉल बियरिंग्स है, ये सारी चीज़ें जो ख़राब होती हैं वो फ्रिक्शन के वजह से ही होती हैं। हमारे शूज़ के जो सोल होते हैं वो टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं, ये सब फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, इसलिए फ्रिक्शन जो है वो हार्मफुल भी है। तो आप और भी एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन और जैसे 15 क्वेश्चन का पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी है। हाँ, 15 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है ना, तो पार्ट ए के लिए 5 मार्क्स और बी के लिए 5 मार्क्स अलॉटेड रहेगा। यहाँ पे पूछा है यू आर आउट ऑफ योर हाउस एंड जर्क्स ऑफ द अर्थक्वेक आर कॉज्ड, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू अडॉप्ट फॉर योर प्रिवेंशन। यानी कि आप अपने घर के बाहर हो और अर्थक्वेक के जर्क्स आपको फील हो रहे हैं, उस टाइम पे अपने प्रिकॉशंस क्या, कौन से प्रिकॉशंस लोगे खुद को प्रिवेंट करने के लिए। तो इफ़ वी आर आउट ऑफ आवर हाउस, अगर अपने घर से बाहर हैं हम और जर्क्स हमको महसूस होते हैं किसके, अर्थक्वेक के, तो उससे क्या करोगे, फॉर आर प्रिवेंशन वी विल मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक वायर्स। तो जो भी बिल्डिंग्स होंगे हमारे आसपास या फिर पेड़ पौधे होंगे बड़े बड़े या फिर इलेक्ट्रिक वायर्स होंगे, इनसे दूर चले जाना है। एंड देन एक ओपन स्पेस में जाना है और ग्राउंड जो होगा ना वहाँ पे नीचे आपको लाई डाउन करना है। तो ये होता है प्रिकॉशन। देन अब 15 क्वेश्चन के और में आपसे पूछा है, उसको भी ए और बी में डिवाइड किया है, तो 5-5 मार्क्स दोनों का। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये टाइपिंग मिस्टेक है, कॉजेस नहीं होगा यूजेस होगा, तो यहाँ पे आप लिखना यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आपसे पूछा है। और दूसरे में पूछा है व्हाट इज़ मेंट बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले इसको देखते हैं यूजेस क्या क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। तो ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ये सब को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम रस्टिंग। उसके लिए क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग एक लगा देते हैं आयरन के ऊपर। सेकंड हो गया आयरन बॉक्स जो होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, तो किसी भी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग लगाना, वो प्रोसेस है। ज़्यादातर की आयरन पे ही लगाते हैं या फिर यूजफुल मेटल्स पे, ताकि उसको प्रिवेंट करें। तो वही आयरन का बना हुआ जो भी ब्रिज होगा या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होंगे, तो उन सब के ऊपर एक जिंक का कोटिंग लगाते हैं, ताकि वक्त के साथ जिंक खराब हो जाए और आयरन बच जाए। देन आयरन बॉक्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है टिन से, ताकि फूड मटेरियल जो है वो आयरन के कॉन्टैक्ट में मत आए। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस, मतलब मेटल ओर से प्योर मेटल निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ होता है। देन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग
ऑर्नामेंट्स आर मेड बाय कोटिंग लेयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मेटल ऑन द चीप मेटल ऑब्जेक्ट्स। तो जो चीप मेटल्स होते हैं ना, लाइक कॉपर हो गया, अगर गोल्ड और सिल्वर से कंपेयर करूँ तो कॉपर तो चीप है, तो कॉपर के ज्वेलरीज या फिर ऑर्नामेंट्स बना करके उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर का कोटिंग किया जाता है। तो आर्टिफिशियली मतलब ये बोल सकते हो कि इसको ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ कर हो रहे हैं जो कि थोड़े से चीप क्वालिटी के होंगे। देन अब बी में जो आपसे पूछा था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है? तो इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर लिक्विड देन केमिकल रिएक्शंस अकर इन लिक्विड, दिस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब भी कोई भी कंडक्टर है जो कि लिक्विड के फॉर्म में है और उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस लिक्विड के अंदर, और इसी प्रोसेस को ही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। देन क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, तो यहाँ पे पूछा है राइट नोट्स ऑन मशरूम कल्चर एंड पिसी कल्चर। दोनों पे 5-5 मार्क्स रहेगा। उसके बाद ऑप्शन में फिर दूसरा भी दिया होगा, तो या तो आप ये अटेम्प्ट करोगे देन ऑप्शन वाला। तो राइट नोट्स ऑन मशरूम कल्चर। मशरूम कल्चर क्या है? ये हम लोग पार्ट 1 में भी देखे थे, लेसन एक्सप्लेनेशन में भी पढ़े थे। क्या करते हैं, मीडियम ऑफ व्हीट हस्क या फिर स्ट्रॉ लेते हैं और उसको सोक कर देते हैं वाटर में 14 से 20 आवर्स के लिए। उसके बाद उसको बॉईल करते हैं कम से कम 2 आवर्स के लिए। ये सारे प्रोसेस से क्या होगा, उसके अंदर जो भी फंगी प्रेजेंट होगा, कोई भी अगर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे तो उन सब का डेथ हो जाएगा। तो या तो हम लोग ये लेंदी प्रोसेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसको प्रोसेस करेंगे विथ फंजीसाइड एंड एंटीबायोटिक्स। तो ये उनके ऊपर लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा इन सारी चीज़ों से। अब क्या करेंगे, वाटर हम लोग ड्रेन करेंगे अवे फ्रॉम द स्पोर्स ऑफ द मशरूम एंड मिक्सड इन इट। तो वाटर ड्रेन करके जो मशरूम के स्पोर्स होंगे वो हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे, किसमें? तो ये जो हस्क या स्ट्रॉ हम लोग लिए थे वहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको पॉलीथीन बैग्स में फिल करेंगे जिसमें कि होल्स बने हुए होंगे। उसके बाद इनको रूम में रख दिया जाता है जिस रूम का टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है। 2 से 3 वीक के बाद में जो पूरा का पूरा मीडियम होगा ना, उसमें आपको बॉल्स देखने के लिए मिलेंगे वाइट कलर के। ये पॉलीथीन को अब रिमूव कर देते हैं और इन बॉल्स को हैंग कर देते हैं बाय अ स्ट्रिंग फॉर 2 to 3 days। और जब इसमें से स्मॉल पेबल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं 2 से 3 डेज के बाद में, और ये जो पेबल लाइक स्ट्रक्चर हैं वो फिर डेवलप हो जाते हैं अम्ब्रेला शेप में विद इन 5 to 7 डेज, और इनको ही मशरूम्स बोला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है मशरूम कल्चर का। देन उसके बाद आपसे पूछा है पिसी कल्चर। पिसी कल्चर नेम से जैसे समझ में आ रहा है, फिश का रियरिंग करना। तो पिसी कल्चर के लिए लिखेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फिश इज नोन एज फिश प्रोडक्शन और पिसी कल्चर। फिश प्रोडक्शन क्या है? तो फिश जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्म्स में या फिर पॉन्ड्स में, उन फार्म्स या पॉन्ड्स को फिशरीज बोलते हैं। नाउ इन दिस केस फिश आर हैच्ड एंड स्मॉल फिशेस आर प्रोड्यूस्ड। तो फिशरीज में स्मॉल फिशेस बनते हैं कैसे? तो जो आपके पास में जो फिश ऑलरेडी प्रेजेंट था उनके एग से नाउ इनको प्लेस कर दिया जाता है बिग पॉन्ड्स में, ताकि उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिले और उनका ग्रोथ होता रहे, और वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट भी रहता है उनके फूड के लिए, ऑक्सीजन का और सनलाइट का। और टाइम टू टाइम ये जो फिशेस होते हैं उनको फार्म वाले क्या करते हैं, कैच करते जाते हैं और अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते जाते हैं। नाउ एज़ पर द सोर्स ऑफ वाटर वेयर दे आर फाउंड, यानी कि किस तरीके के पानी में वो मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे फ़िश को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, सॉल्टी और नॉन सॉल्टी। तो नॉन सॉल्टी यानी कि फ्रेश वाटर वाले जो फ़िश होते हैं उनको, उनका एग्जांपल दिया है कतला, लोबिया, रोहू। और वहीं पे वो सारे फ़िश जो कि सॉल्टी वाटर में मिलते हैं जैसे कि सीज़ में या ओशियंस में मिलते हैं, उनको सॉल्टी फ़िश बोलते हैं जैसे कि ट्यूना और कॉड। रिप्रोडक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू न्यू वेराइटीज़ ऑब्टेन किए जाते हैं जो कि फास्ट ग्रो करते हैं और लेस टाइम पे डेवलप भी हो जाते हैं। ये हो गया शॉर्ट नोट्स ऑन पिसी कल्चर। देन अब यहीं पे आपको ऑप्शन में दिया था कि मशरूम कल्चर और पिसी कल्चर के अलावा ऑप्शन में आपको दिया है कि एपीकल्चर पे नोट्स लिखो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग पे, मतलब इन दोनों पे। तो दोनों पे 5-5 मार्क्स है। तो अगर एपीकल्चर पे आ जाता है तो क्या लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल रियरिंग ऑफ बीज इज़ नोन एज बी कल्चर और एपीकल्चर। यहाँ एज लिखा है, एज नहीं होगा, ईज होगा। तो आर्टिफिशियली रियर करते हैं जब बीज को, उस प्रोसेस को बोलते हैं बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर। ये जो बीज हैं इनको यूजुअली फॉरेस्ट से लेकर के आते हैं, उसके बाद उनके लिए होम्स बनाए जाते हैं। अब उनका होम क्या होता है, या तो टॉल टॉल ट्रीज होंगे या फिर बिग बिल्डिंग्स होंगे, इनमें वो बी हाइव्स बनाते हैं।
इसके अलावा इनको स्पेशल बॉक्सेस भी प्रिपेयर किए जाते हैं इनके लिए, जिसमें इन बीज़ को रियर करते हैं और वही स्पेशल बॉक्स जो है वो उनके हाइव का काम करता है। उनके सारे ही लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो इस बॉक्स के अंदर में ही होते हैं, जैसे कि वो एग्स ले करेंगे, उसके बाद क्वीन बी जो है वो एग्स लेगी, फिर जो लार्वा हैच होकर के बाहर आ रहा है उस एग में से, उससे प्यूपा बनेगा और जो वर्कर बीस होंगे वो उसका ख़्याल रखेंगे। देन जो पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करेंगे इन लोग फ्लावर्स से और फिर उसको हनी में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे ही प्रोसेस जो है वो उसी बॉक्स के अंदर में होते हैं। फिर जो हनी जो ये बनाए थे उसको रिमूव किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ हैंड और बाय मशीन्स। देन ये जो हनी कलेक्ट हुआ है उसको रख देते हैं एयर टाइट बॉटल्स में। इसके अलावा वैक्स भी ऑब्टेन किया जाता है और एपीकल्चर जो है इस प्रोसेस से वैक्स और हनी दोनों ही ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया उसके लिए नोट्स। देन पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लिख सकते हैं रियरिंग ऑफ hen, डक एंड अदर बर्ड्स फॉर एग्स एंड देयर मीट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। तो hen या फिर डक या फिर दूसरे बर्ड्स को एग्स के लिए और उनके मीट के लिए जब रियरिंग करते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। हेंस जो हैं उनके लिए होम्स प्रिपेयर किए जाते हैं जिनको कि फार्म भी बोलते हो। उसके बाद जो hen है वो अपने एग के ऊपर 21 डेज़ के लिए बैठती है और उसके बाद वो एग हैच होता है। इस 21 डेज़ का जो टेन्योर है उसको हैचिंग पीरियड बोलते हैं। बिग पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पे एग्स जो है हैच होंगे और स्पेशल रूम्स बनाए हुए होते हैं या फिर बॉक्सेस रहते हैं जिनको कि इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। नाउ इन केस अगर एग जो है उसको रिक्वायर्ड मॉइस्चर नहीं मिल रहा है और रिक्वायर्ड हीट नहीं मिल रहा है, तो उस सारे केसेस में ये इंक्यूबेटर्स में उनको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है और उसके हेल्प से ही जो चिक है वो ग्रोथ होते जाएगा उसका उस इंक्यूबेटर के अंदर और उसके बाद धीरे धीरे वो एग्स में से मतलब वो जो चिक निकला है वो बड़ा होगा और ये सारा कुछ प्रोसेस जो है वो हैचिंग के बाद वहाँ पे होता रहता है। नाउ जो फूड है वो भी यहाँ पे उनको दिया जाता है, उस फूड में उनको स्मॉल वर्म्स दिए जाएंगे या फिर इंसेक्ट्स दिए जाएंगे या वेजिटेशंस भी दिए जाते हैं। साथ ही में उनको स्मॉल पेबल्स भी दिए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके पास में टीथ तो होता नहीं है, तो वो लोग अपने फूड को क्रश तो नहीं कर सकते, च्यू नहीं कर सकते, तो उस केस में उनको पेबल्स दिए जाते हैं, छोटे-छोटे पत्थर। तो ये जो पेबल्स है वो हेल्प करेंगे उनके फूड को क्रश करने में। उसके बाद में लाइमस्टोन भी मिक्स किया जाता है इनके फूड के अंदर क्योंकि ये जो लाइमस्टोन है वो हेल्प करेगा उनके एग शेल के फॉर्मेशन के लिए। ये कैल्शियम सप्लीमेंट है ना और जो एग शेल होता है उसके लिए तो कैल्शियम चाहिए बॉडी में, तो इसलिए उनको लाइमस्टोन भी दिया जाता है। तो ये सारा हो गया पोल्ट्री फार्मिंग के लिए नोट्स। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ब्लड सेल एंड अ सिकल सेल। तो ए में ये पूछा है आपसे कि नॉर्मल ब्लड सेल और सिकल सेल के बीच का डिफरेंस लिखना है, इस पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और उसके बाद में बी में आपसे पूछा है टू वायरल डिजीजेस और उसके सिम्टम्स लिखने के लिए, इस पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। फिर इसमें और करके आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर वीड्स एंड वाई इज़ वीड कंट्रोल नेसेसरी। तो या तो आप ये डिफरेंस बिटवीन वाला और वो जो क्वेश्चन है डिजीज़ेस वाला उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये वीड्स वाला जो क्वेश्चन है और सी ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, दो में से एक करना है। तो पहले आते हैं इसमें पार्ट फर्स्ट जो आपका दिया था, इसमें पूछा है आपसे जैसे नॉर्मल एंड सिकल सेल का डिफरेंस, नॉर्मल रेड ब्लड सेल और सिकल सेल के बीच का डिफरेंस। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहला हो जाएगा कि नॉर्मल ब्लड सेल्स जो होते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, लेकिन सिकल सेल नेम जैसा दिख रहा है ये सिकल शेप्ड होते हैं। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स सॉफ्ट और इलास्टिक होगा, लेकिन सिकल सेल जो है वो इसके रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में लेस इलास्टिक होगा। उसके बाद ऑब्वियसली है कि सॉफ्टनेस भी उसका कम हो जाएगा। देन रेड ब्लड सेल्स में वो ईज़िली फ्लो हो सकते हैं कैपिलरीज़ के थ्रू, लेकिन जो सिकल सेल है वो एंटैंगल हो जाते हैं ग्रुप्स में कैपिलरीज़ के अंदर। देन नॉर्मल ब्लड सेल्स जो होंगे उनका लाइफ स्पैन 120 डेज़ है, लेकिन सिकल सेल का लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 डेज़ होता है। तो ये सारा कुछ इनका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट उसके बाद 2 वायरल डिसीज़ेज़ और उनके सिम्पटम्स। तो एक वायरल डिसीज़ यहाँ पे दिया हुआ है पोलियो और दूसरा दिया है चिकन पॉक्स। आप इसके अलावा अपने टेक्स्ट बुक से दूसरे वायरल डिसीज़ेज़ भी ऑप्ट कर सकते हो। तो सिम्पटम्स ऑफ पोलियो एंड देन सिम्पटम्स ऑफ चिकन पॉक्स। पोलियो के लिए कफ और कोल्ड दिया है और फीवर एंड वॉमिटिंग दिया है। ये बहुत ही बेसिक सा सिम्पटम है जो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिसीज़ेज़ में रहता है, तो कुछ ऐसे ही याद करो आप जो सब में कॉमन हो। देन नेक मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं फीवर के वजह से।
देन मसल फाइबर जो है वो श्रिंक होता है और वर्किंग आपका रुक जाएगा। और कुछ टाइम के बाद में जो सिक पर्सन है उनके जो लेग मसल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाएंगे और प्रॉपरली वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। देन है सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के सिम्टम्स में ये इसमें इस डिज़ीज़ में आपको स्लाइट फ़ीवर आते रहता है। उसके अलावा अनईज़ीनेस फ़ील होगा, बैक पेन होगा और जॉइंट पेन होगा। और मोस्ट प्रोमिनेंट टाइम्स जो है, ये जो स्प्रेड होता है ये डिज़ीज़ उसके 2 डेज़ या फिर मतलब 2 डेज़ तक या और उसके 14 डेज़ से पहले तक रैशेज़ जो हैं वो बनने लग जाते हैं बॉडी में, ये चीज़ सबको ही पता है। एंड देन 4th यहाँ पे डिफ़रेंस थोड़ा लेंदी दिया है। द पोटेंसी ऑफ दिस डिज़ीज़ इज़ as per the rashes formed on the body. In high potency, the rashes appear all over the body. It starts from rashes on neck, then it appears on the face, and then it spreads to the lower part and legs. After 4 to 7 days, the rashes forms scales. यानी कि ये जो डिज़ीज़ है उसके पोटेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब वो कितना ज़्यादा आपको हुआ है उस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने रैशेज़ फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर हाई पोटेंसी है तो बहुत सारे रैशेज़ बनते हैं, आपके पूरे बॉडी पे बनते हैं, जो कि स्टार्ट होता है नेक एरिया से। नेक से वो फेस पे दिखेगा, उसके अलावा वो आपके लोअर पार्ट्स तक जाएगा, लेग्स तक पूरा चला जाता है और ये 4 टू 7 डेज़ में ये जो रैशेज़ है वो स्केल्स में डेवलप हो जाते हैं। तो ये हो गया सारा सिम्पटम चिकन पॉक्स का। देन अब ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है वो ये है कि व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं लिखने के लिए। उसके अलावा पूछा है वीड कंट्रोल, तो वीड्स क्या है और वीड कंट्रोल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर दिया है, इसको आप थोड़ा इलोंगेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स जो कि ग्रो होते हैं अलोंग द क्रोप्स। उसके बाद अब वीड कंट्रोल इसमें और लिख सकते हैं ना कि ये compete करते हैं प्लांट्स के साथ, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, इवन उनके ग्रोथ के लिए, सारा कुछ डेवलपमेंट के लिए ये compete करते रहते हैं पूरे। और वीड कंट्रोल में क्या लिखेंगे कि वीड्स देखो दिया भी है, competes विथ क्रोप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर स्पेस और सनलाइट, ये सारे चीज़ के साथ, और प्रॉपर ग्रोथ जो है वो हिंडर करते हैं। कुछ वीड्स जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे, क्रोप्स के हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी हिंडर करते हैं, क्योंकि वो वीड्स जो है वो पॉइजनस होते हैं और इसलिए वीड कंट्रोल जो है वो नेसेसरी है। तो पूछ रहा है वाई इज़ वीड कंट्रोल नेसेसरी, तो क्योंकि कुछ कुछ पॉइजनस भी होते हैं, प्लस उन लोग compete कर रहे हैं हर चीज़ के लिए प्लांट के साथ, तो ऑब्वियसली उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि हम लोग को प्रॉपर क्रॉप मिले। देन व्हाट इज़ सीड ट्रीटमेंट। तो सीड को पहले चूज़ किया जाता है कि वो हेल्दी है कि नहीं, गुड जर्मिनेटिंग कैपेसिटी उसके अंदर है कि नहीं, डिजीज़ रेजिस्टेंट है कि नहीं, और उसके बाद उसको सो करते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो ये हो गया इसका आंसर, इसको भी इलोंगेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका सेट 3 पार्ट 2। इसके बाद आपको सेट 4 के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे और उस वो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।